अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईद की छुट्टियों के बाद वेलकम बैक। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आपकी अच्छी ईद गुजरी होगी खैर खैरियत से। तो हम ईद की छुट्टियों से पहले जो आपको काम मिला था उसके मुताबिक हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में मैं क्विकली अगर ग्लांस आपको करवा दूं हमने क्या क्या पढ़ा है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि टुवर्ड्स इसकी डिस्कशन बहुत लेंथी चैप्टर था नहीं, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से बता दी गई थी कि हिस्टोरिकली बजटिंग के साथ अल्टरनेट होके इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है। मॉडल पेपर में बजटिंग, देन वर्किंग कैपिटल, बजटिंग, देन वर्किंग कैपिटल, बजटिंग, और यहाँ पे आके थोड़ा सा रिसेंट टाइम में एग्जाम ने थोड़ा सा ट्रेंड ब्रेक किया, क्योंकि एग्जामिनर को जब लगे कि बच्चे ज़रा फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो ब्रेक कर देता है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली इसने 2 बजटिंग के क्वेश्चन दे दिए और एक एमसीक्यू सिर्फ उसने वर्किंग कैपिटल से डाला, जबकि इससे पहले एमसीक्यू शायद ये मॉडल पेपर में ही इस एरिया से आया था। तो मॉडल पेपर में एक एमसीक्यू आया था, एक एमसीक्यू अब दिया, बीच में लॉन्ग क्वेश्चन ही आते रहे हैं। तो अगर हम समराइज़ करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हमारा चैप्टर है और एमसीक्यू के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, और कमिंग टाइम में इसकी प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 दफ़ा बजटिंग से सवाल आ चुका है। अच्छा जी, इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक तो डेफिनेशन आपने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, दूसरी हमने इसको फाइनेंस के रेफरेंस से वर्किंग कैपिटल क्या है उसको हमने डिस्कस किया। इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स पे हमने बात की और इनके कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया था। देन वी डिस्कस्ड कि जी आपके वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के नुकसानात क्या हैं। पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में तो उससे आपको क्या फ़ायदा है, और उसके नुकसानात प्राइमरली उसकी कॉस्ट होती है जो आप किसी भी सोर्स से अरेंज करते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल, उसके लिए हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन सीखी थी जो कि एक बड़ी की कैलकुलेशन है। हमें कोई भी कंप्रीहेंसिव से क्वेश्चन आएगा उसमें एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है कि व्हाट इज़ योर एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। तो उसमें वर्किंग कैपिटल की फिगर कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से, जो कि नॉर्मली बोरिंग रेट होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो वहाँ से आपको एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल मिलती है। देन हमने वर्किंग कैपिटल की बेसिक्स इंट्रोडक्शन लेने के बाद एज अ रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर हमें क्या स्किल हासिल करनी है, 2 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की थी। एक, वर्किंग कैपिटल में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारी कंपनी को, हाउ टू डिटर्मिन दैट। दूसरा, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कहाँ से किया जाए। इधर मैंने आपको पॉइंट ये हाईलाइट किया था कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से बात करंट एसेट की फाइनेंसिंग समझा जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही तो ख़ास है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस हुआ हो। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन तो ये है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, वर्किंग कैपिटल का कैसे फाइनेंस किया जाए। भाई वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग का तो इशू ही नहीं होता, वर्किंग कैपिटल का तो मतलब ही लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमें एकेडमिकली थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक ग्रे एरिया सा आ जाता है, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग से मुराद करंट एसेट फाइनेंसिंग समझा जाएगा। ठीक है, तो हम करंट एसेट को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था करंट एसेट्स जो हम बाय करते हैं इसमें कुछ हिस्सा करंट लायबिलिटी से फाइनेंस होता है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस होता है। तो हमारी वो रेशो कैसे डिसाइड की जाए, इसके रेफरेंस से हमारी 2 डिस्कशन आ गई थी। एक तो ये फैक्टर्स, कि इन फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें देखना है हमारी कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड देन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में चॉइस कैसे की जाए करंट एसेट की जो फाइनेंसिंग है। उसके लिए हमने परमानेंट करंट एसेट, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट में डिफरेंस देखा था, एंड देन हमने 3 वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, जिनमें एक थी एग्रेसिव, एक थी कंजर्वेटिव, एक थी मैचिंग। ये 3 हमने फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे डिस्कस की थी। मैचिंग स्ट्रेटजी क्या थी जी? व्हाट इज मैचिंग स्ट्रेटजी? मैचिंग स्ट्रेटजी आपकी थी कि भाई ये जो परमानेंट करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म, ये सारे लॉन्ग टर्म सोर्स से हों, और जो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं ये शॉर्ट टर्म सोर्स से हों। ये आपकी मैचिंग स्ट्रेटजी थी। एग्रेसिव स्ट्रेटजी थी कि आपकी रिलायंस, अच्छा इन्होंने तो लॉन्ग टर्म से ही होना है, ठीक है। एग्रेसिव स्ट्रेटजी थी कि आप अपने शॉर्ट टर्म पे रिलायंस बढ़ा दो,
सारे जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट है वो भी, और कुछ परमानेंट करंट एसेट्स को भी शॉर्ट टर्म से कर लो, और देन पार्ट ऑफ द परमानेंट करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म जो एसेट्स हैं इनको आप करो लॉन्ग टर्म से। ये आपकी थी अग्रेसिव स्ट्रेटजी। और कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी थी कि भाई आप शॉर्ट टर्म पर रिलायंस कम कर दो, शॉर्ट टर्म पर रिलायंस कम कर दें आप, मतलब सिर्फ थोड़े से ही जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म से करें, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट भी लॉन्ग टर्म से, परमानेंट करंट एसेट भी लॉन्ग टर्म से, और फिक्स्ड एसेट्स तो लॉन्ग टर्म से होने ही होने हैं। ये आपकी कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी जिसमें इन्वेस्टर रिस्क कम लेता है, अग्रेसिव स्ट्रेटजी जिसमें इन्वेस्टर रिस्क ज़्यादा लेता है, मैचिंग स्ट्रेटजी जिसमें इन्वेस्टर बैलेंस रिस्क लेता है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म चूंकि रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म में रिस्क क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क ऑफ रीपेमेंट, कि जी बैंकर कभी भी आपसे पैसा वापस मांग सकता है, चलते कारोबार से पैसा वापस निकालने रिस्की, कारोबार फंस सकता है, तो इसलिए अग्रेसिव। लेकिन शॉर्ट टर्म में फायदा क्या है, इट इज चीप, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज चीप, इसलिए हम इसको अग्रेसिव स्ट्रेटजी कहते हैं कि इन्वेस्टर कम फाइनेंस कॉस्ट पे करना चाहता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और उसके लिए वो रिस्क लेने पे तैयार है, शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करने पे तैयार है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी वो इन्वेस्टर अडॉप्ट करेगा जो रिस्क एवर्स है, जो चाहता है भाई मेरा रिस्क कम होना चाहिए, प्रॉफिट कम होता है तो हो जाए। अब इसने शॉर्ट टर्म पे रिलायंस कम की है, इसने ज़्यादा फंड्स लॉन्ग टर्म से लिए हैं जो कि एक्सपेंसिव सोर्स होते हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस सबसे ज़्यादा है इन तीनों इन्वेस्टर में। सबसे कम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, सेम अमाउंट अगर फाइनेंस कर रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी की कॉस्ट ऑफ फाइनेंस सबसे कम है, उसके बाद इसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इसकी है, क्योंकि जहाँ पे शॉर्ट टर्म पे रिलायंस कम से कम है, लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म महंगा होता है, शॉर्ट टर्म सस्ता होता है। तो कंजर्वेटिव ये कहता है ठीक है, ये प्रॉफिट गिरता है तो गिरे, रिस्क कम होना चाहिए। ये फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी थी, इस पर वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, हमें एक 5-6 नंबर का नोट आ जाए, हमें परमानेंट करंट एसेट, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट की डेफिनेशन के साथ 3-3, 4-4 लाइनों में इनको बताना पड़े कि भैया क्या है मैचिंग, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव क्या है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक कैलकुलेशन में कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डिस्कस की, जो कि एक बड़ी अहम कैलकुलेशन है, और इसमें कुछ फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। एक ये इक्वेशन थी इसमें, और फिर इस इक्वेशन के रेफरेंस से ये हमारे कुछ फार्मूलाज थे, जिसको हम वर्किंग कैपिटल पीरियड्स या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन डेज और विच कैन बी मेजर्ड इन टाइम्स। दोनों तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है, और डेज और टाइम्स का रिलेशनशिप भी हमने देखा था। ठीक है, तो हम एग्जामिनर डेज में, टाइम्स में कैलकुलेट करने को कहे, दोनों तरीकों से हमें आना चाहिए। रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, फिनिश्ड गुड डेज, इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि आपको बेस, रॉ मटेरियल डेज की बेस क्या है, वर्किंग कैपिटल की बेस क्या है, और फिनिश गुड्स की बेस क्या है। और हमने ये भी बात की थी कि जहाँ पे मोस्ट सूटेबल बेस अवेलेबल ना हो वहाँ पे हम नियरेस्ट पॉसिबल बेस ले लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल के लिए हमें रॉ मटेरियल यूजेज चाहिए, लेकिन अक्सर हमें एग्जामिनर रॉ मटेरियल यूजेज नहीं देगा, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज की फिगर अवेलेबल होगी तो हम रॉ मटेरियल परचेज ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में प्रोडक्शन कॉस्ट अवेलेबल ना हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल है वो ले लेंगे हम। तो नियरेस्ट पॉसिबल फिगर, तीनों फिगर अवेलेबल हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन सी फिगर किस बेस पे कौन सा वैल्यू कैलकुलेट होनी है। नहीं अवेलेबल, कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसके करीब तर बेस को हम यूज कर लेते हैं। जैसे डेटा डेज में हमने पढ़ा क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में अगर सिर्फ सेल्स की फिगर अवेलेबल है तो हम अज्यूम कर देंगे ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं। ये डेटर डेज और टर्नओवर का फार्मूला और क्रेडिटर डेज एंड टर्नओवर का फार्मूला, और इसकी बेसिस पे हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने की कुछ एक्टिविटीज़ भी देखी थी। जी कोई सवाल वर्किंग कैपिटल की डिस्कशन से, एनी इशू अभी तक जो मैंने रीकैप ले रहा था हमारी पिछले जो 1-2 लेक्चर थे उनकी डिस्कशन का। हमारे गालबन 2 या 2.5 लेक्चर इस एरिया पे गुजरे हैं इससे पहले जो आपको होमवर्क में मिले थे। अच्छा जी, लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी बिफोर क्लोजिंग द सेशन फॉर ईद, उसमें ऑपरेटिंग साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल का एनालिसिस था।
उसमें हमने कहा था हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल को सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना होता, हमने इसको एनालाइज करके देखना होता है कि वो इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्री कैसा चल रहा है और उसका इन कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर कैसा चल रहा है। हमने अपने डेटर डेज, जब हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स की बात करें, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, हमने एक साल के कैलकुलेट किए, उसको इंडस्ट्री से कंपेयर किया कि हम इंडस्ट्री के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। एक साल के कैलकुलेट किए, पिछले साल से कंपेयर किया, हम पिछले साल के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है। तो उसके लिए कुछ डिस्कशन हमारी हुई थी कि हम इसको किस अंदाज से देख सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल के नंबर बदलने से हमारी इन्वेस्टमेंट्स बदल जाती हैं। हमने ये बात की थी कि अगर हमारे डेटर डेज, मैंने आपको डेटर डेज को एक और अंदाज भी देखने का बताया था, मैंने आपसे कहा था कि डेटर डेज 50 का क्या मतलब है। डेटर डेज 50 का क्या मतलब है कि आपका डेटर बैलेंस 50 दिन की सेल के बराबर है। डेटर डेज अगर आपके 50 आ रहे हैं, इसका मतलब आपका डेटर बैलेंस 50 दिन की सेल के बराबर है। अब डेटर बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा है, करंट एसेट। अगर हम डेटर से कलेक्शन में लेजी हो जाएंगे तो डेटर बैलेंस, ये डेटर डेज बढ़ेंगे। डेटर डेज बढ़ने का मतलब डेटर बैलेंस बढ़ना, बैलेंस शीट में करंट एसेट बढ़ जाएंगे, और जब बैलेंस शीट में करंट एसेट बढ़ेंगे तो फाइनेंस लायबिलिटी साइड पे भी तो फाइनेंस बढ़ेगा ना, या वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस बढ़ेगा या वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस बढ़ेगा, बैलेंस शीट तो तभी बराबर होगी। तो डेटर डेज को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसको बढ़ाने, इसके बढ़ने का मतलब डेटर बैलेंस बढ़ना है, और डेटर बैलेंस बढ़ने का मतलब आपकी फाइनेंसिंग नीड बढ़ रहा है। ठीक है, फाइनेंसिंग नीड आपकी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल करके चलना चाहते हैं। अच्छा, एक और अंदाज में देखिए, मेरे डेटर डेज 50 रहे, एक और एंगल जो हमने देखा था, लेकिन मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरी सेल्स पहले 100 मिलियन थी, अगले साल 120 मिलियन हो जाए, तो 100 मिलियन पे 50 दिन की सेल और 120 मिलियन की 50 दिन की सेल, फर्क है ना। तो या हमारे डेटर डेज बढ़ जाए या डेटर डेज वहीं खड़े हैं, सेल्स बढ़ जाए, दोनों सूरतों में हमारे डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाता है। सेम गोज फॉर क्रेडिटर, सेम गोज फॉर इन्वेंट्री। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब इससे आगे हमें एक अहम अपनी डिस्कशन है, इसी डिस्कशन को रिलेट करके आखिरी टॉपिक हमने जो है वो इस पे बात करनी है, जिसकी एक बेसिक इलस्ट्रेशन है, आगे चल के थोड़ी सी कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन भी हम देखेंगे। कोई सवाल वर्किंग कैपिटल एरिया पे यहाँ तक जी किसी बच्चे के जहन में कोई बात समझ ना आई हो, मैंने कोशिश की 10 मिनट में इसका हम रीकैप ले लें पिछले 1.5-2 लेक्चर में, लेकिन कोई बात किसी बच्चे के जहन में पेंडिंग है, कोई क्वेरी है, पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। अच्छा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन हमें ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन की मदद से कहता है कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए। असल में हम ये जो एरिया पढ़ रहे हैं ये डिसीजन मेकिंग का एरिया है, ये डिसीजन मेकिंग का एरिया, जिसमें आपको अगर थोड़ा सा मैं दोबारा भी याद कराऊं, अभी मैंने आपको रिकैप कराया था कि 2 मेजर डिसीजन है जिन पे काम करना था। एक, डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करके ये फैसला करना हमारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और दूसरा फैसला ये करना कि वो पैसा लाना कहाँ से। ये डिसीजन मेकिंग है, इट्स अबाउट फ्यूचर। अभी हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन भी कैलकुलेट की, हमने इसको कैलकुलेट तो पिछले साल की बैलेंस शीट पकड़ के किया। जी, हमने जो बैलेंस शीट हमारे सामने है, जो पीएनएल हमारे सामने है, इसके मुताबिक हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना बनता है जो साल चल रहा है इसका। फिर मैंने कहा इसको हमने इंडस्ट्री से कंपेयर करना है, हम इंडस्ट्री के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। फिर हमने इसको प्रायर ईयर से कंपेयर करना है, पिछले साल के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? सो दैट वी कैन सेट टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि भाई पिछले साल तो हमारा डेटर डेज 50 था, कि अगले साल भी हमारा डेटर डेज 50 ही रहना चाहिए। पिछले साल तो पेएबल डेज हमारा 40 था, कि अगले साल भी पेएबल डेज हमारा 40 रहना चाहिए इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इन कंपैरिजन विद आवर ट्रेंड्स। पिछले साल हमारा इन्वेंट्री डेज 25 दिन था, कि अगले साल भी 25 रखना चाहिए। सो आप कैलकुलेट करते हो कैश ऑपरेटिंग साइकिल अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, इसको कंपैरिजन करके इंडस्ट्री से, इसको कंपैरिजन करके ट्रेंड से पास्ट ईयर के, आप फ्यूचर टारगेट सेट करते हो कि जी अगले साल हमारा डेटर डेज इतना होना चाहिए, क्रेडिटर डेज इतने होने चाहिए, इन्वेंट्री डेज इतने होने चाहिए।
वंस यू सेट द टारगेट फॉर ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल, देन हमने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है कि हम अपनी सेल्स के भी टारगेट सेट करते हैं। डिटेल में अगर हमने आगे आना, अभी अगला टॉपिक हमारा बजटिंग का आएगा आगे चल के इंशाअल्लाह। सिर्फ कैश ऑपरेटिंग साइकिल का टारगेट सेट नहीं किया जाता, आप अपनी एक्टिविटी का टारगेट भी सेट करते हो कि अगले साल में सेल कितनी करनी और इतने यूनिट्स बेचने के लिए हमें प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए और इतनी सेल्स और इतनी प्रोडक्शन के साथ हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगा। ये सारे टारगेट्स भी सेट किए जाते हैं। जब आपके पास अगले साल के लिए कैश ऑपरेटिंग साइकिल का टारगेट आ गया, अगले साल के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज का टारगेट मिल गया, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें कहा जाता है डिटरमिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगले साल की तरह वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो निकालो, क्योंकि हमने भी क्या पढ़ा, हमारे ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन बदले या हमारी एक्टिविटी बदले। जैसे चलो थोड़ा स्कोर नैरो डाउन करते हैं, हमारे डेटर डेज बदलें या हमारी सेल्स बदलें, दोनों से डेटर बैलेंस बदलता है ना। इसी तरह हमारे क्रेडिटर डेज बदलें और हमारी परचेजेस की फिगर बदलें, क्रेडिटर बैलेंस बदलेगा। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बदलें और हमारी इन्वेंट्री डेज बदलें, इनमें से कोई भी बदले, हमारा इन्वेंट्री बैलेंस बदलेगा। जब मेरा डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री बदलता है तो मेरे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। तो मैंने कहा जी मेरी सेल्स बदले, मेरी परचेजेस बदले, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बदले, मेरे डेटर डेज बदले, मेरे क्रेडिटर डेज बदले, मेरे इन्वेंट्री डेज बदले, मेरे करंट एसेट, मेरे करंट लायबिलिटीज बदल जाएंगे। जब करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज बदल गई तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल गई। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल गई, इसका मतलब अगले साल चेंजेस की वजह से मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदलेगी। पिछले साल हो सकता है मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 मिलियन का चाहिए था, अगले साल चेंजेस की वजह से मेरी प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 12 मिलियन आ रही है। यह हम साल शुरू होने से पहले प्रोजेक्शन करते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट साल शुरू होने से पहले निकालते हैं, अगले साल मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, उसको कंपेयर किया जाता है करंटली मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी करंट इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन है, मैंने प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल निकाली 12 मिलियन, कि अगले साल मैं जो काम करना चाह रहा हूं उसके लिए वर्किंग कैपिटल मुझे 12 मिलियन का चाहिए। तो क्या हाईलाइट हुई, डेफिशिएंसी, 2 मिलियन की डेफिशिएंसी आ गई। मुझे पता लग गया कि भाई अभी तक जो मैं काम कर रहा था 10 मिलियन से गुजारा हो रहा था, अगले साल जो मैं काम करना चाहता हूं उसके लिए मुझे 12 मिलियन वर्किंग कैपिटल में चाहिए। मुझे 2 मिलियन की वर्किंग कैपिटल में डेफिशिएंसी हाईलाइट हुई, 2 मिलियन की मेरी प्रोजेक्टेड फाइनेंसिंग नीड हाईलाइट हो गई कि अगले साल अगर मैंने काम करना है तो मुझे 2 मिलियन वर्किंग कैपिटल में पैसा मजीद डालना चाहिए। ये है हमारा इस एरिया का स्कोप कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट करना आने वाले साल की, और उसकी मदद से वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करके फाइनेंसिंग अरेंज करना। फाइनेंसिंग कैसे अरेंज करनी है वो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें हमने दोबारा नहीं जाना। यहां से आपको ये पता लग जाएगा हमें कितना फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन 5 और फिर मजीद इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है जी, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल एबीसी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन, अगले साल का प्लान क्या हमारा फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेल्स 100 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल 60 मिलियन, अदर कॉस्ट 15 मिलियन, ये अगले साल का प्लान आ गया। प्रॉफिट 25 मिलियन आने की उम्मीद है अगले साल। तो फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल रेशियोज आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई। इन्वेंट्री डेज अगले साल 30 दिन रहेंगे, रिसीवेबल डेज अगले साल 60 दिन रहेंगे और पेबल डेज अगले साल 40 दिन रहेंगे। साल में 360 दिन लेके चलिए और बताइए हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। अच्छा जी, सवालों को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले चीज, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें निकालने को कहा गया है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकालने को कहा गया है, अगले साल की एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल वैल्यू। और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकालने का तरीका हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन हमने पुरानी पढ़ी हुई है, इधर भी हमने रिवाइज की। क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल वैल्यू निकालने का तरीका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अभी सवाल में हमने देखने हैं कि इस सवाल में
किस करंट एसेट का जिक्र है और किस करंट लायबिलिटी का जिक्र है। इस पूरे सवाल में एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करें वो सिर्फ यहां पे मिल रहे हैं जी। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल दो एसेट्स हैं और एक पेएबल लायबिलिटी, इसके अलावा कोई यहां पे रिसीवेबल एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई और मेंशन नहीं है। आगे सवाल आएंगे जिनमें इनके अलावा भी आइटम हमें मिला करेंगे भाई। कहीं वो लिख देगा वी वांट टू कैरी अ कैश बैलेंस ऑफ 2 मिलियन एज वेल, तो भी करंट एसेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ कहा है जी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है और पेएबल है। तो इसका मतलब जब मुझे प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट बनानी है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो मैं कहूंगा जी मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बनेगी वो होगी करंट एसेट्स, जिसमें दो आइटम्स आ रही हैं, एक रिसीवेबल्स और एक इन्वेंट्री, और देन करंट लायबिलिटीज, जिसमें एक आइटम आ रही है क्रेडिटर्स। इनको हम जब नेट करेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अच्छा जी, हमें प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए ख्याल रखिएगा प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए प्रोजेक्टेड डाटा यूज करना है, अगले साल का डाटा, अगले साल की। अब रिसीवेबल बैलेंस जाना है हमने। रिसीवेबल बैलेंस की कहानी हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज के रेफरेंस से पढ़ी हुई है कि अगर मेरे रिसीवेबल डेज 60 हैं तो इसका क्या मतलब है, रिसीवेबल बैलेंस इक्वल टू 60 डेज ऑफ सेल्स, ठीक है। ये मेरा अगले साल मुझे बताया गया है, अगले साल मेरा रिसीवेबल डेज 60 होगा, इसका मतलब अगले साल मेरा रिसीवेबल बैलेंस अगले साल की 60 दिन की सेल के बराबर रहेगा। यह है अगले की साल की सेल, और यहां पे ख्याल रखना है क्रेडिट सेल, लेकिन यहां पे जो कि क्रेडिट और कैश का डिफरेंस नहीं है तो हम सेल्स को क्रेडिट सेल ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अगले साल की सेल 100 मिलियन होगी, साल की सेल 60 दिन की सेल के बराबर पैसा डेटर में रहेगा। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करता हूं आसानी से, 100 मिलियन साल की सेल है, 360 से डिवाइड कर दो एक दिन की सेल, इंटू 60 कर दो 60 दिन की सेल, रुपीज इन मिलियन में 16.67। ये जी अगले साल का मेरा रिसीवेबल बैलेंस रहने वाला है, क्योंकि रिसीवेबल बैलेंस की बेस क्रेडिट सेल्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स 100 मिलियन एक साल की हैं, तो मेरा रिसीवेबल डेज 60 का मतलब 60 दिन की सेल्स के बराबर रिसीवेबल बैलेंस। साल की सेल, एक दिन की सेल, 60 दिन की सेल अगले साल क्या होंगी, उसके बराबर मेरा रिसीवेबल बैलेंस रहेगा। इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन के लिए बेस डाटा क्या होता है? इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला इन्वेंट्री बैलेंस ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365 डेज इन अ ईयर, यही था ना फॉर्मूला। तो इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन का बेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री बैलेंस के लिए भी हम जो बेस वैल्यू यूज करेंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल रहेगी। अगले साल की मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 60 है और अगले साल का मेरा इन्वेंट्री डेज कितने हैं? 30। अब मैं इस इन्वेंट्री डेज 30 को अगर इंटरप्रेट करूं तो मैं कहूंगा कि अगले साल मेरा इन्वेंट्री बैलेंस 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर होगा, यही ना इंटरप्रिटेशन। अगले साल मेरा इन्वेंट्री बैलेंस 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर होगा, तो अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 मिलियन। लीजिए जी, ये अगले साल मेरा इन्वेंट्री बैलेंस क्या दिखेगा मेरी बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन की बेस वैल्यू है कॉस्ट ऑफ सेल्स, अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री बैलेंस के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल डाटा को लेकर चल रहे हैं। रिसीवेबल डेज की कैलकुलेशन के लिए बेस वैल्यू होती है क्रेडिट सेल्स, अकॉर्डिंगली रिसीवेबल बैलेंस के लिए हम क्रेडिट सेल्स का डाटा लेके चलते हैं। लास्ट आइटम पेबल डेज, ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए मैं इसको यूज करूंगा। पेबल डेज कैलकुलेट करने के लिए बेस वैल्यू क्या होती है? क्रेडिट परचेसेस।
क्रेडिट परचेजेस इज द बेस वैल्यू जिससे ऊपर हम क्रेडिटर डेज कैलकुलेट करते हैं। क्या मुझे यहां पे क्रेडिट परचेज का डाटा अवेलेबल है? जब सूटेबल डाटा अवेलेबल ना हो, करीब तक डाटा कॉस्ट ऑफ सेल ले लेंगे, तो हम क्रेडिटर बैलेंस भी कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर करेंगे। एक साल की कॉस्ट ऑफ सेल 60 है, एक दिन की कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय 360, क्रेडिटर डेज 40, कितना बना जी? 6.67। लीजिए जी, यहां से आप अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए अगले साल की। कितना जी? 15 मिलियन। ये हमारी है प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगले साल अगर हमने ये एक्टिविटी लेवल हासिल करना है और इन ऑपरेटिंग साइकिल रेशो को मेंटेन करना है, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज के इन डेज को मेंटेन करना है, और ये एक्टिविटी हमने टारगेट करनी है अगले साल, तो इसके लिए हमारे पास 15 मिलियन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसमें एक स्टेप जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, फर्दर आ सकता था, हो सकता है आपको करंट बैलेंस शीट दी जाती और उसमें आपको करंट इन्वेस्टमेंट गिवन होती, करंट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल गिवन होती से 12 मिलियन, और आपसे पूछा जाता हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल यू विल नीड? 3 मिलियन एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड। हमसे तो कहा गया था अगले साल की टोटल रिक्वायरमेंट बताओ कितनी है, तो वो तो 15 है, लेकिन ये एक स्टेप आगे भी जा सकता था। करंट बैलेंस शीट हमें दे दी जाती, तो वहां से करंट वर्किंग कैपिटल हम उठाते, कंपेयर करके बता देते अगले साल के लिए हमें 3 मिलियन और वर्किंग कैपिटल अरेंज करने की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटरमिन करना, इस पे वी कैन एक्सपेक्ट अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देखेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इस पे एक रेगुलर क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन रहती है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मजीद इस पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे हम मजीद भी एक्टिविटीज़ करेंगे, पास पेपर क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे मैंने शेयर कर लिया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हमें किस किस्म के सवाल आ सकते हैं, एक आध एक्टिविटी थोड़ी सी लर्निंग और कर लें और फिर हम मजीद एक्टिविटीज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर देखते हैं। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल एक तो हमने पढ़ लिया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज़, इसके अलावा भी वर्किंग कैपिटल में कुछ मज़ीद रेशोज़ इस्तेमाल की जाती हैं वर्किंग कैपिटल स्टडी में, और प्राइमरली इनका मकसद होता है टू मेजर द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। प्राइमरली वर्किंग कैपिटल रेशियो का मकसद होता है कंपनी की लिक्विडिटी मेजर करना, तो इसके लिए वी मस्ट डिफाइन लिक्विडिटी एंड देन विल टॉक अबाउट द रेशियोज जो कि लिक्विडिटी मेजरमेंट के लिए नॉर्मली यूज की जाती हैं। लिक्विडिटी से मुराद है हैविंग एक्सेस टू सफिशिएंट कैश टू मीट ऑल पेमेंट ऑब्लिगेशन व्हेन दे फॉल ड्यू। किसी भी कंपनी कि भाई ये कंपनी लिक्विड है या नहीं, या कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है या कमजोर है, वो कैसे गेज की जाती है?
कंपनी के पास एक्सेस ऑफ द कंपनी टू द लिक्विड फंड्स टू मीट ऑल द ऑब्लिगेशन व्हेन दे फॉल ड्यू। अब मैंने एक्सेस कहा, अवेलेबल फंड नहीं कहा, ठीक है। हम इसको अवेलेबल फंड्स भी कह सकते थे, लेकिन लिक्विडिटी में सिर्फ अवेलेबल फंड नहीं आता, इसमें वो फंड जो आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके एक्सेस में है वो भी आ जाते हैं। अवेलेबल के साथ साथ एक्सेस में, अवेलेबल और एक्सेस का फर्क यहां से देख लो। लिक्विड एसेट जो आपके पास है ये अवेलेबल है, लेकिन आपने एक बैंक से ओवरड्राफ्ट की लाइन अरेंज की हुई है, अप्रूव करवाई हुई है, ये एक्सेस में है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब जरूरत होगी पैसा ले लेंगे। पैसा आपके पास बैंक ने आपके हाथ में नहीं रखा हुआ, उसने आपको एक अप्रूवल दे दी है कि जब जरूरत होगी ले लेना। तो हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को कैसे गेज कर सकते हैं? हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं कितने? लिक्विड एसेट्स से मुराद वो एसेट विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, उनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो जो लिक्विड एसेट्स हमारे पास हैं वो भी हमारी लिक्विडिटी मेजरमेंट में इस्तेमाल होंगे, और वो फैसिलिटीज जो हमारी एक्सेस में है, जैसे मैंने ओवरड्राफ्ट लिमिट लेकर रखी हुई है, 10 मिलियन मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और 20 मिलियन की मेरे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है, तो मेरी लिक्विडिटी में 30 मिलियन काउंट होगा। अभी मेरी लिक्विडिटी 30 मिलियन की है कि आज मुझे 30 मिलियन की पेमेंट करनी पड़े तो मैं आज ही 30 मिलियन की पेमेंट कर सकता हूं। 10 मिलियन कैश पड़ा हुआ है, 20 मिलियन बैंक से फौरन ले सकता हूं। दिस मेजर्स माय लिक्विडिटी पोजीशन, एक्सेस टू सफिशिएंट कैश टू मीट ऑल पेमेंट ऑब्लिगेशन व्हेन दे फॉल ड्यू। मेन सोर्सेज लिक्विड एसेट जो हमारे हैंड है, मेन सोर्सेज हमारी कमिटमेंट जो बोरिंग की ऑलरेडी हो चुकी है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फ्यूचर में जो कैश आपका ऑपरेशन से जनरेट होने हैं वो भी आपकी लिक्विडिटी पोजीशन की डिटर्मिनेशन में यूज होता है कि हम कितना कैश नियर फ्यूचर में जनरेट भी कर लेंगे। अच्छा, इसमें इफ देयर इज इनसफिशिएंट लिक्विडिटी देन इवन इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट इट विल गो आउट ऑफ बिजनेस। ये बात मैंने शायद आपको वर्किंग कैपिटल में बताई भी है कि दुनिया में जो ज़्यादातर बिजनेसेस बंद होते हैं, या आप इस तरह कह लें कि अ गुड नंबर ऑफ बिजनेसेस जो बंद होते हैं वो लॉस की वजह से बंद नहीं होते कि जी लॉसेस में इसलिए बंद हो गए, वो पुअर लिक्विडिटी मैनेजमेंट की वजह से बंद हो जाते हैं। आई हैव सीन मैनी कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में हैं, सेल्स बेतहाशा ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिट्स बेतहाशा किताबों में नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि सारे का सारा पैसा डेटर्स को धार में गया हुआ है। क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, पैसे किधर हैं जी? वो डेटर्स को सेल किए थे, उनसे भी पैसा नहीं आया, वहां से पैसा आएगा तो फिर हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे, बट क्रेडिटर्स मे नॉट लाइक टू वेट। ठीक है, आपका लैंडलॉर्ड मेन फैक्ट्री का रेंट ड्यू हो गया, बैंक की लोन की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, बैंक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पैसा नहीं है, कहाँ पे है जी? वो डेटर्स को चीज़ें बेची थी, उधर से माल आएगा तो फिर पे करेंगे। क्रेडिटर्स में नॉट वेट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो बिजनेस प्रॉफिट में होने के बावजूद फेल हो जाता है। होता क्या है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, ग्रोथ की निशानी कहाँ से आएगी? सबसे पहले सेल्स बढ़ गई, सेल्स बढ़ी है, सब खुश हो गई, बड़ी कारोबार तरक्की करने लगा है, बट किसी को एहसास नहीं हुआ कि सेल्स बढ़ गई हैं तो डेटर्स भी बढ़ जाएंगे, और जब डेटर्स बढ़ेंगे तो फाइनेंस भी बढ़ना चाहिए, और फाइनेंस अगर आप खुद नहीं बढ़ाओगे तो क्रेडिटर्स फंस जाएंगे। क्रेडिटर भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना, लेकिन वो फोर्स्ड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सोर्स फाइनेंसिंग हो जाएगी कि क्रेडिटर्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप पेमेंट नहीं उनको कर पा रहे। असूल क्या था? आप खुद किसी बैंक से या इक्विटी से पैसा लाते और फिर अपने फाइनेंस साइड बढ़ाते, अपनी लायबिलिटी साइड को फिर बढ़ाते, क्योंकि एसेट ने तो बढ़ जाना सेल्स बढ़ने से। इस साइड को बढ़ाने के लिए आपको स्टेप लेना था, और वो स्टेप क्या होना था? फाइनेंस कहीं से बाहर से लेके आओ, इक्विटी से लाओ या डेट से लाओ, बिजनेस में इंजेक्ट करो ताकि ये साइड भी बढ़े। लेकिन अगर आप फाइनेंस अरेंज नहीं करते तो क्या होता है? बाय फोर्स क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब वो फंस के बढ़ गए हैं, उनको पेमेंट नहीं आप कर पा रहे, वो स्क्वीज हो रहे हैं और वो आपको लिक्विडेशन में ले जा सकते हैं। तो ये इस लिहाज से बिजनेसेस की फेलियर की बड़ी वजह बन जाती है कि जो लोग फाइनेंस नहीं पढ़ते वो सिर्फ सेल्स बढ़ने पे खुश होते हैं। सेल्स बढ़ने पे काम है एक्टिव होना,
खुश नहीं होना, खुश होंगे लेकिन पहले फाइनेंस अरेंज करके फिर खुश होना। सेल्स बढ़नी है तो एडिशनल सेल्स को फाइनेंस करने के लिए यू नीड एडिशनल फाइनेंस, आपको एडिशनल पैसा चाहिए। तो सेल्स बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक्शन भी रिक्वायर्ड है। क्या एक्शन रिक्वायर्ड है? फाइनेंस अरेंज करके कारोबार में डालो, तभी आप एडिशनल सेल्स को सपोर्ट कर पाओगे, तभी आप अपनी लिक्विडिटी पोजीशन मैनेज कर पाओगे, तभी कारोबार आपका सस्टेनेबल रहेगा। सेल्स बढ़ गई, आपने पैसा ना डाला कारोबार में, तो आपका कारोबार प्रॉफिट्स में होने के बावजूद लिक्विडिटी क्राइसिस में जाके बंद हो जाएगा। गुड नंबर ऑफ बिजनेसेस जो बंद होते हैं प्रॉफिट्स में होने के बावजूद पुअर लिक्विडिटी की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब उनकी ऑब्लिगेशंस ड्यू होती हैं दे फेल्ड टू पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। बिजनेस में एक तरक्की होना मतलब सिर्फ खुशियों का वक्त नहीं है, एक्शन रिक्वायर्ड होता है और एडिशनल फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। इन प्रैक्टिस बैंक्स आर यूजुअली द अनपेड क्रेडिटर्स हु पुट इलिक्विड एंटिटीज इनटू लिक्विडेशन। अच्छा, लिक्विडिटी मेजरमेंट के लिए हम जो रेशियो इस्तेमाल करते हैं, दो रेशियोज हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ऐसे ही है। तो नॉर्मली हम करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज निकाल दें तो ये हमारे लिक्विड एसेट बन जाते हैं, और लिक्विड एसेट पे हम क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो मेजर करते हैं। ये दो रेशियोज हमारी लिक्विडिटी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, अलोंग विद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज भी लिक्विडिटीज की मेजरमेंट में इस्तेमाल होंगी, लेकिन वो ट्रेंड के लिए, इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए। ये दो स्पेसिफिक रेशियोज हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं। अच्छा जी, अब हम ये दो एक्टिविटीज हैं इलस्ट्रेशन 6 और 7, इनमें हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ये रेशियोज की बात दोबारा देखते हैं। आइए जनाब जरा नोट्स पे और इलस्ट्रेशन 6 पे। व्हाट आर द करंट एंड क्विक रेशियोज? करंट और क्विक रेशियोज बताइए क्या है इस कंपनी की। A company's annual sales are 80 million with a markup on cost of 60%. It normally settles payables 2 months after purchases are made, holding 1 month's worth of demand in inventory. It allows the receivable 1.5 months credit and its cash balance currently stands at 5 million. Current and quick ratio measure कीजिए इस कंपनी की। तो भाई हमें सबसे पहले तो ध्यान में लाने इनके फार्मूला। करंट और क्विक रेशियो का फार्मूला, करंट एसेट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो चलें हम करंट रेशियो के रेफरेंस से बात करें। अगर मैंने एक कंपनी की करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए मुझे इसके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सेम अंदाज में मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन अरेंज करूंगा और वहां से फिर मैं इसकी करंट रेशियो मेजर कर लूंगा। ठीक है जी, तो हम चलते हैं जी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन अरेंज करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। और क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो मुझे यहां से पता लग रहा है कि मेरे पास करंट एसेट्स में 3 आइटम्स हैं। कौन कौन सी? रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश। ठीक है जी, तो जनाब करंट एसेट्स में मेरे पास 3 आइटम्स हैं। इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी वैल्यूज मैं ले आता हूं। एक रिसीवेबल्स, एक इन्वेंट्री और एक कैश। यहां से हम करंट एसेट बना लेंगे और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास एक ही आइटम यहां पे नजर आ रही है जी, और वो क्या है? पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कह लीजिए, ट्रेड क्रेडिटर्स कह लीजिए, एक ही बात है। ये हमारे पास एक ही आइटम यहां पे आ रही है। अच्छा जी, आइटम वाइज बैलेंस लेके आते हैं। सबसे पहले कैश की बात करें तो दैट इज रेडीली अवेलेबल। कैश की फिगर हमें रेडीली अवेलेबल है, कितनी जी? 5 मिलियन। कैश की फिगर रेडीली अवेलेबल है 5 मिलियन। रिसीवेबल वो कहता है जी 1.5 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर। सालाना सेल 80 मिलियन, कैश इतनी, क्रेडिट कितनी नहीं पता, हम अज्यूम करते हैं सारी की सारी क्रेडिट है। ये साल की सेल है, 1.5 महीने की, 1 महीने की सेल और ये 1.5 महीने की सेल, कितनी बनी जी? 10 मिलियन रिसीवेबल बैलेंस आ गया।
और इन्वेंट्री कितनी है जी? 1 मंथ डिमांड। इन्वेंट्री की बेस फिगर क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो जनाब पहले सेल से कॉस्ट ऑफ सेल बना लो। 80 मिलियन सेल्स हैं जो कि 60% मार्कअप के बाद है, इसका मतलब ये 160 है। लीजिए जी, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। देख लो जरा बोर्ड पे, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई मेरे पास। डिवाइड विद 160 इंटू 100 करो या डिवाइड विद 1.6 करो, एक ही बात है। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब एक महीने की डिमांड के बराबर इन्वेंट्री है, डिवाइड विद 12। लीजिए जी इन्वेंट्री बैलेंस जी 4.17। लीजिए जी टोटल करंट एसेट यहां से निकाल लीजिए 19.17। ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। करंट लायबिलिटीज में एक फिगर है पेबल्स, और उसने कहा जी 2 महीने। पेबल्स की बेस फिगर क्या होती है? क्रेडिट परचेज। लेकिन क्रेडिट परचेज ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल। बिल्कुल ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर मेरे पास ये आ रही है 81.6 ओवर 12 इंटू 2, 8.33। अच्छा यहां पे एक चीज बेटा और भी देखिए, हम थोड़ा स्मार्टली काम भी कर सकते थे। ये बात तो समझ आ गई ना हमें? मैं एक स्मार्ट काम क्या कर सकता था भाई, दोनों की बेस तो कॉस्ट ऑफ सेल ही है ना। इसका पीरियड 1 महीना, इसके पीरियड 2 महीना, तो मैं अल्टरनेटिवली सिंपली 4.17 to 2 भी कर सकता था। ठीक है, अल्टरनेटिवली मैं इसकी वर्किंग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता था, बजाय इसके मैं इतनी वर्किंग ऐसे शो करूं, मैं ऐसे भी शो कर सकता था कि दोनों की बेस यहाँ पे सेम है। बेस सेम है, पीरियड का सिर्फ फर्क है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको सिंपली 2 कर दो, फिगर आ जाती है। दोनों तरीके ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू एक्ट स्मार्टली। हम स्मार्टली काम करने की आदत डालें, उससे यह है कि जहन भी हमारा शार्प होता जाता है। चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उनकी क्विक होती जाती है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को समझने में ज़रा हमारी स्पीड आ जाती है, क्वेश्चन के सोल्यूशन को प्रेजेंट करने में हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। तो सोच के चीज़ों को करने का डालिए, रिलेशनशिप का आपस में स्टडी किया कीजिए कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं। हमें ये तो हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटीज निकाली ना, हमसे तो मांगा गया था करंट रेशियो बताओ क्या है। करंट रेशियो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज 2.3:1। ये हमारी करंट रेशियो है जी। फिर हमसे क्विक रेशियो मांगी गई है। क्विक रेशियो हमारी रहती है जी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज 4.17 ओवर करंट लायबिलिटीज 8.33। 1.8:1। लीजिए जी करंट एंड क्विक रेशियो मेजर करना। लिक्विडिटी क्या है, डेफिनेशन लिक्विडिटी की हमने डिस्कस की, और लिक्विडिटी की मेजरमेंट, किसी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है उसकी मेजरमेंट के लिए 2 की रेशियोज, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। रेशियोज से आप फेमिलियर थे, लिक्विडिटी की जो टर्म है उसको थोड़ा सा हमने यहां पे एलैबोरेट कर लिया कि लिक्विडिटी से मुराद यहां पे क्या ली जाती है। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, दोनों जो क्या लिक्विड एसेट्स हैं, दोनों हमारी लिक्विडिटी पोजीशन की मेजरमेंट में यूज होते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई बात समझ नहीं आई पूछिए। जी बेटा, वर्किंग कैपिटल वैल्यू करंट एसेट्स वन करंट लायबिलिटीज क्या हमारी नेगेटिव भी हो सकती है? बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकती है, बट नॉर्मली वर्किंग कैपिटल वैल्यू हैज टू बी पॉजिटिव। इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस इट कैन बी नेगेटिव, बट नॉर्मली इट स्टेज पॉजिटिव।
सॉरी, रिस्क सीकर अप्रोच है उसके अंदर वो करंट लायबिलिटीज से परमानेंट एसेट्स को फाइनेंस कर रहा होता है, तो इस तरह से करंट लायबिलिटीज तो ज़्यादा लेकिन करंट एसेट्स तो उतने रहेंगे। बेटा परमानेंट एसेट हमारे हैं तो करंट एसेट है ना, वो लॉन्ग टर्म एसेट नहीं हमारे, वो हमने करंट एसेट के 2 हिस्से किए हैं। ठीक है, वो हमारे करंट एसेट्स के 2 हिस्से हैं। आप शायद थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। आपने जो पहली बात की वहां तक बात ठीक थी, लेकिन ये दोनों मिला के ये मेरे करंट एसेट्स हैं। ठीक है, ये दोनों मेरे ये करंट एसेट्स हैं और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इन ऑल द केसेस मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेरे करंट एसेट से कम है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मेरी पॉजिटिव फिगर ही आ रही है। इस डायग्राम्स को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, इस डायग्राम से ऐसी चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही। बट प्रैक्टिकली यस, मैंने आपको बताया देयर आर सर्टन बिजनेसेस जिनमें वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होता है। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव मतलब वहाँ पे डेटर्स होते ही नहीं है। मतलब मैं इफ आई कैन थिंक ऑफ अ बिजनेस तो शुगर इंडस्ट्रीज में अक्सर ऐसे होता है। शुगर इंडस्ट्री हमारे पास अक्सर साल के जो महीने होते हैं उनमें कस्टमर एडवांस पे चल रहे होते हैं। मगर मेरी शुगर मिल है तो बजाय इसके मैंने कस्टमर्स को बेचूं और फिर पैसे उनसे मांगूं, मेरे पास पहले एडवांस में पैसे आए होते हैं। डेटर्स नहीं होते बल्कि मेरे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर होते हैं। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमारी करंट लायबिलिटी बन जाता है, तो डेटर जीरो हो जाता है। ये जीरो हो गया, इसकी जगह यहां पे एक और आइटम आ जाती है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो करंट एसेट नीचे चले गए, करंट लायबिलिटी ऊपर चलेगी, ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल सिचुएशन बन जाती है। बट नॉर्मली हमें एग्जाम में इस तरह की चीजें टेस्ट नहीं की जाती है बिकॉज दीज आर एक्सेप्शन। नॉर्मली देयर विल बी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव बैलेंस। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक हमें एक्टिविटी और देखनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही लेके। अब रेशियोज पे भी हमने बात कर ली, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर थोड़ी सी कंप्रीहेंसिव एक्टिविटी है इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मुसव्वर लिमिटेड अज्यूमिंग दैट द लेबर फोर्स इज पेड फॉर 50 वर्किंग वीक्स इन अ ईयर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए मुसव्वर लिमिटेड की, और जहां जरूरत पड़े एज्यूम कर लीजिएगा लेबर को 50 वीक्स की तनख्वाह मिलती है एक साल में। डाटा पढ़ते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या बनते हैं जी। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू मुसव्वर लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रेवेन्यू 15 लाख, कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक काम कीजिए, इन परसेंटेज को वैल्यूज में कन्वर्ट कर लीजिए जरा। ये हमारी वर्किंग है, समझे, ये हमारी वर्किंग 1 हो रही है जी। मैं यहीं पे इसका डाटा यहां पे ले आता हूं। कॉस्ट एज अ परसेंट, डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑफ सेल्स 4,50,000, 25% ऑफ सेल्स डायरेक्ट लेबर है 375,000, वेरिएबल ओवरहेड 10% ऑफ सेल्स 1.5 लाख, $2,25,000, 75,000। ठीक है जी। हमें बताया गया है एक कंपनी की सेल्स 15 लाख और उसकी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो क्या है सालाना। ये सारी डिटेल हमें दे दी गई है। आगे चलते हैं। एवरेज स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल आर एज फॉलोज। मतलब करंट एसेट, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड एवरेज स्टैटिस्टिक्स क्या है? रिसीवेबल टेक 2.5 महीने टू पे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फॉर 3 months, work in process represents 2 months half produced goods, finished goods represents 1 month full production, credit taken from, उधार किस किस से लेते हैं हम? मटेरियल 2 महीने का, लेबर 1 हफ्ते का, वेरिएबल ओवरहेड 1 महीने का, फिक्स्ड ओवरहेड 1 महीने का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1.5 आधे महीने का। वर्किंग कैपिटल एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए उसने तरीका भी बता दिया क्या है।
अच्छा, हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि भाई इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ क्या है। मैंने आपसे जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। हमें सवाल को पढ़ के देखना है इसमें कौन कौन से करंट एसेट्स और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज एस्टैब्लिश की जा सकती हैं। करंट एसेट्स यहां पे नजर आ रहे हैं, रिसीवेबल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, 4 करंट एसेट। लायबिलिटीज 1 2 3 4 5। क्रेडिटर्स और मटेरियल के नहीं, एक्सपेंसेस के क्रेडिटर्स भी हैं। क्रेडिटर तो क्रेडिटर ना भाई, करंट लायबिलिटीज में जाएंगे ना। उसने कहा जी एक्सपेंसेस के भी क्रेडिटर्स हैं मटेरियल के अलावा, तो वो भी करंट लायबिलिटीज हैं, वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल डेफिनेशन में जाएंगे। तो जनाब हमारे पास जो डाटा यहां पे बनेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 के लिए, करंट एसेट्स में एज पर इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल्स। और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, किस किस के, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस जो भी कह लीजिए। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपके करंट लायबिलिटीज का टोटल, सब टोटल लगा लें यहां पे हम, ये हम करंट एसेट्स का टोटल लगा लें, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। डिस्टर्ब नजर आ रहा है कहीं पे किसी के बच्चे को भाई? मिसिंग है। हाँ वो तो बेटा एक तो होता ही है, 2 होते हैं ना डिस्टर्ब हमारे पास, एक मैं इधर रखता हूँ और दूसरा मैं यूज़ करता हूँ। चले खैर फिलहाल इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो वन बाय वन जो फिगर हमें अवेलेबल हैं, सारी फिगर तो सारी अवेलेबल है भाई। तो सबसे पहले बात करें रिसीवेबल की। रिसीवेबल 2.5 महीने की सेल के बराबर। हमें 1 साल की सेल गिवन है कितनी जी? 15 लाख। रिसीवेबल मेरे होंगे 2.5 महीने की सेल के बराबर। रिसीवेबल 15 लाख बटा 12 इंटू 2.5, कितने रिसीवेबल? 3,12,500। इन्वेंट्री बैलेंस मेरा कितना होगा? रॉ मटेरियल आर इन इन्वेंट्री फॉर 3 मंथ, मतलब मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल एक ही बात है ना भाई। साल का मटेरियल मेरा 4,50,000 है, साल में जो मटेरियल मैं इस्तेमाल करता हूं वो 4,50,000 है। मुझे कहा जा रहा है आपके पास 3 महीने के मटेरियल के बराबर इन्वेंट्री होती है, तो 3 महीने में कितना मटेरियल इस्तेमाल होता है उतना मेरा इन्वेंट्री में पड़ा होगा। 4,50,000 एक साल में इस्तेमाल होता है, ये 1 महीने में इस्तेमाल हुआ। 3 महीने में कितना इस्तेमाल होता है जी? 1,12,500। मैं वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड्स को भी मैं होल्ड करता हूं, बाकी चीजें जो आसान है उनकी तरफ मैं चला जाता हूं। पहले पेबल्स, मटेरियल 2 महीने का पेबल है, मतलब साल में जितने का मटेरियल मैं खरीदता हूं उसमें से 2 महीने के बराबर मेरा पेबल स्टैंड करता है। ये कॉस्ट है, मुझे रॉ मटेरियल परचेज चाहिए, उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, तो कॉस्ट को ही परचेज समझ लेंगे हम। ये मेरी 1 साल की परचेज है। 2 महीने की परचेज मेरी उधार में खड़ी होती है। 4,50,000 साल की परचेज है, 2 महीने की परचेज मेरी उधार में खड़ी होती है जनाब। $4,50,000 बटा 12 इंटू 2,
75,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स हैं लेबर के। एक हफ्ते की तनख्वाह मेरी क्रेडिटर के उधार, लेबर के उधार में खड़ी होती है। लेबर की साल की तनख्वाह कितनी है? 375,000 लेबर की साल की तनख्वाह है। साल में कितने हफ्ते हैं? 50। एक हफ्ते की तनख्वाह उधार में खड़ी होती है, क्रेडिटर खड़े होंगे कितनी जी? 7,500। वेरिएबल ओवरहेड मेरे साल के हैं 1,50,000 और एक महीने के वेरिएबल ओवरहेड मेरे उधार में खड़े होते हैं। 1,50,000 मेरे साल का खर्चा है, एक महीने का खर्चा मेरा उधार में खड़ा होता है, क्रेडिटर में खड़ा होगा। तो कितना होगा क्रेडिटर वेरिएबल ओवरहेड का? 12,500। साल का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा 2,25,000 और फिक्स्ड ओवरहेड एक महीने का खर्चा उधार में खड़ा होता है। 2,25,000 बटा 12, 18,750। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन साल का खर्चा 75,000 और आधे महीने का खर्चा उधार में खड़ा होता है। साल का खर्चा 75,000 तकसीम 12 इंटू 0.5, 3125। लीजिए जी, क्रेडिटर्स तो हमारे सारे पूरे हो गए। क्रेडिटर का सम तो यहां से कर लीजिए, 116,875। ये क्रेडिटर्स का सम हमारा आ गया जी। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को दिक्कत? अभी तक हमने सिर्फ लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स को डील किया था। अब यहां पे ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब रॉ मटेरियल के क्रेडिटर के अलावा बाकी क्रेडिटर्स भी आ गए, तो कोई इशू नहीं। कॉन्सेप्ट वही है कि भाई हमने कुछ कॉस्ट हमारी पेबल में स्टैंड करेगी। हाउ टू मेजर दैट, उसके लिए सेम कॉन्सेप्ट को हमने यूज करते हुए यहां पे एक्सपेंसेस के क्रेडिटर्स भी मेजर कर लिए जी। किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए? पूछिए। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए? पूछ लीजिए। हमने रिसीवेबल की फिगर ले ली, हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की फिगर ले ली, हमने डिफरेंट आइटम्स के क्रेडिटर्स की फिगर ले ली। रॉ मटेरियल के साथ साथ एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स का भी यहाँ पे जिक्र था। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में एक्सपेंस क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारे एक्सपेंसेस के क्रेडिटर्स भी शामिल होते हैं। अच्छा जी, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस से डील करने के लिए ये जुमला जो आखिर में लिखा हुआ है इसको जरा पढ़ लीजिए। वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। मतलब आपकी जो प्रोडक्शन, पहली बात इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। उसने कहा जी प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका क्या क्या आएगा? मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये एक साल की प्रोडक्शन कॉस्ट है। मैं राइट? एक साल में आपने जितनी प्रोडक्शन की है उसकी कॉस्ट है 4,50,000 जमा 3,75,000 प्लस 1,50,000। तो कितनी हुई प्रोडक्शन कॉस्ट? हाँ जी, 975,000। ये एक साल की, पूरे साल की जो आपने प्रोडक्शन की है उसकी कॉस्ट है। फिनिश गुड्स में हमारी कितनी इन्वेंट्री पड़ी होती है? मान प्रोडक्शन, एक साल की प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, तो 1 मंथ प्रोडक्शन कितनी हुई? ऐसा ही है जी? कितनी है जी? 3,81,250। लीजिए जी, ये आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आ गई 81,250। ये आपकी एक साल की प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री एक महीने के बराबर, एक महीने की प्रोडक्शन के बराबर, ठीक है जी। तो हमने कहा जी एक महीने में प्रोडक्शन हमारी 81,250 की होती है।
सवाल को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता लग गया कि वर्किंग कैपिटल, फिनिश गुड में क्या क्या कॉस्ट शामिल होनी है। फिनिश गुड्स में 3 कॉस्ट शामिल होनी है। वर्किंग प्रोसेस भी इन्हीं 3 कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा, लेकिन फिनिश गुड्स के रेफरेंस से मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, इन 3 कॉस्ट को मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है। ये साल की प्रोडक्शन कॉस्ट, ये 1 महीने की प्रोडक्शन कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस देखिएगा, रिप्रेजेंट्स 2 months हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। 2 months हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। वैसे तो इसको हम आसानी से किसी और तरह भी कर सकते थे, लेकिन चलें फिलहाल अगर मैं कहूं पूरे 1 साल की प्रोडक्शन 975, 1 महीने की प्रोडक्शन, 1 महीने की हाफ प्रोडक्शन, 2 months की हाफ प्रोडक्शन। वर्किंग कैपिटल, वर्क इन प्रोसेस जो आपके 2 months की हाफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 months की हाफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वर्किंग, ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। हाफ प्रोड्यूस है तो हाफ कॉस्ट लगी होगी भाई, ठीक है। हाफ प्रोड्यूस तो हाफ कॉस्ट लगी है। ये 1 महीने की फुल कॉस्ट है, ये 1 महीने की हाफ कॉस्ट है, ये 2 महीने की हाफ कॉस्ट। 81250 लीजिए जी, दिस कंप्लीट्स द स्टोरी। ये कितना ही करंट एसेट 500 और वर्किंग कैपिटल 470625। ये एक बड़ी कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है हमारी वर्किंग कैपिटल के एरिया पे, जिसमें हमने करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की काफ़ी ज़्यादा आइटम्स को डील किया। आप कह सकते हैं कि कैफ लेवल से एक रीजनेबल एग्जामिनल क्वेश्चन है ये आपका। वर्किंग कैपिटल इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्टेड एक्टिविटी को लेके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज और प्रोजेक्टेड एक्टिविटी को लेके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटरमिन करना, ये हमारा ओवरऑल आज की डिस्कशन का स्कोप रहा। जी कोई सवाल? अच्छा जी, एक और रेशो जो अगेन कंपनी की वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी को, वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी को मेजर करने के लिए देखी जा सकती है, दैट इज सेल रेवेन्यू टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी का हम 2 डाटा लेते हैं 2 सालों का, से एक 2023 का, एक 2024 का। रेवेन्यू 2023 में था 100 मिलियन, यहाँ पे था 150 मिलियन। और नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इधर था 50 मिलियन, इधर था 60 मिलियन। अगर मैं रेशो मेजर करूं रेवेन्यू टू वर्किंग कैपिटल, ए डिवाइडेड विद बी करूं, तो व्हाट इज द रेशो? यहां पे है जी 2 रेशो 1, यहां पे क्या है 2.5 रेशो 1। ये मुझे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि मेरी सेल्स बड़ी हैं,
मेरी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, लेकिन रेशो मेरी सेल्स ओवर वर्किंग कैपिटल में इजाफा क्या बता रहा है कि मेरी सेल्स में इजाफा वर्किंग कैपिटल में इजाफे की निस्बत ज्यादा है। ठीक है, मेरी सेल्स में इजाफा मेरी वर्किंग कैपिटल रेशो की निस्बत ज्यादा है। यहां पे जब आपकी ये रेशो बढ़ रही है, ये रेशो हाईलाइट कर रही है आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम को, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी सेल्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट इजाफा वर्किंग कैपिटल में आना चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी सेल्स बढ़ेंगी उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स एंड इन्वेंट्री दोनों बढ़ती हैं, क्योंकि एडिशनल सेल्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन भी तो बढ़ाओगे ना भाई। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपके पास मटेरियल भी तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा। तो बेसिकली सेल्स बढ़ने से सिर्फ डेटर्स नहीं बढ़ते, सेल्स बढ़ने से प्रोडक्शन के थ्रू इन्वेंट्रीज भी बढ़ती हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट बढ़नी चाहिए। तो यहां पे हमें जो रिलेशनशिप दिखा रहा है ये रेशो, कि भाई आपकी सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशो में इजाफा बता रहा है कि सेल्स में इजाफा वर्किंग कैपिटल में इजाफे की निस्बत ज्यादा है। और अगर ये इजाफा आपको रेशो में नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कंपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम की तरफ जा रही है। आप लिक्विडिटी को करंट एसेट्स, करंट रेशो, क्विक रेशो से भी मेजर कर सकते हो। करंट रेशो का ट्रेंड क्या है? अगर बेहतर हो रहा है तो लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, अगर करंट रेशो नीचे जा रही है तो लिक्विडिटी ड्रॉप हो रही है। क्विक रेशो अगर ऊपर को जा रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी बेहतर हो रही है। क्विक रेशो ईयर ऑन ईयर नीचे जाती जा रही है, ट्रेंड बता रहा है, तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी खराब हो रही है। सेम केस, अगर आपकी सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशो बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी खराब हो रही है। अगर आपकी सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशो ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब लिक्विडिटी आपकी इंप्रूव हो रही है। ये इनवर्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि सेल्स बढ़ने के साथ प्रोपोर्शनेट इजाफा आना चाहिए वर्किंग कैपिटल में। यहां पे आप देख रहे हो, इधर सेल्स में इजाफा आ रहा है 50% का और इधर इजाफा आ रहा है सिर्फ 20% का। प्रोपोर्शनेट नहीं है। सेल्स में भी इजाफा है, वर्किंग कैपिटल में भी इजाफा है, लेकिन प्रोपोर्शनेट नहीं है। सेल्स में इजाफा बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट नहीं हुई कारोबार में। सेल्स में इजाफा 50% आया, इन्वेस्टमेंट में इजाफा सिर्फ 20% आया। इसका मतलब आपने इन सेल्स में इजाफे को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स कारोबार में नहीं डाले हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं डाले। यही चीज इधर रिफ्लेक्ट हो रही है इंक्रीजिंग रेशियो में। सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो बढ़ती है, इसका मतलब आपकी सेल्स में इजाफा ज्यादा है, इंजेक्शन फंड्स की कम है, पैसे आपने कम डाले हैं, लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो रही है। इजाफा सेल्स में ज्यादा, पैसों में इजाफा कम, लिक्विडिटी पोजीशन की खराबी है। सेल्स इस रेशो के बढ़ने से रिफ्लेक्ट हो रही है। इस रेशो के बढ़ने का मतलब है लिक्विडिटी पोजीशन पुअर हो रही है। इस रेशो के वाइस वर्सा, ये रेशो अगर गिरती है, इसका मतलब लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो रही है। बट हमें यह भी ख्याल रखना है बेटा, हमें लिक्विडिटी को बैलेंस में रखना होता है। ये शायद हमने बात शुरू के लेक्चर में, पहले लेक्चर में पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव की बात करते कि भाई हमने लिक्विडिटी भी एडिक्वेट रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी नजर में रखना है, क्योंकि लिक्विडिटी विल हैव अ कॉस्ट। तो लिक्विडिटी हमने एडिक्वेट रखनी है, जरूरत से ज्यादा नहीं रखनी। तो रेशो का जहां पे बढ़ना नुकसानदेह है, वहां पे रेशो का गिरना भी नुकसानदेह है। बढ़ने से लिक्विडिटी क्राइसिस में हो और गिरने का मतलब लिक्विडिटी जरूरत से ज्यादा है हो रही है। शायद आपकी लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, शायद जिसकी जरूरत नहीं है आपको जरूरत के मुताबिक लिक्विडिटी रखनी है, क्योंकि लिक्विडिटी विल हैव अ कॉस्ट। जरूरत से ज्यादा खर्चा हमने नहीं करना, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी रखेंगे, हम जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमने यही बात की थी शुरू में कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें इसको बैलेंस करना सीखना है। वी शुड हैव एडिक्वेट लिक्विडिटी, जितनी जरूरत है उतनी लिक्विडिटी हमें रखनी है। लेकिन ये रेशियोज हम पढ़ते हैं, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, और अब ये रेवेन्यू टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, लिक्विडिटी को गेज करने के लिए कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन में बेहतरी आ रही है या डिटेरियोरेशन आ रही है, उसको गेज करने के लिए। ये नहीं क्वेश्चन, रेशियोज आप कोई भी निकालो, उसको दो एंगल से हमेशा कंपेयर किया जाएगा। एक स्टैंड अलोन रेशियो का भी कोई मतलब नहीं होता उसका। आपने करंट रेशियो निकाली, आपकी करंट रेशियो 1.8 आ गई, इस अकेली रेशियो का कोई मतलब नहीं है। अनलेस यू कंपेयर इट टू कंपैटिटर और प्रीवियस ईयर। इन दो कंपैरिजन के बाद आप उस रेशियो के मतलब समझ पाते हो कि रेशियो ठीक है या नहीं है। स्टैंड अलोन रेशियो कुछ नहीं है,
हमेशा कंपैरिजन विद कंपैटिटर विल टेल यू, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर विल टेल यू कि ये रेशो इसके मुताबिक आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, खराब है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अगले साल सेल्स बढ़ेगी अगले साल, तो हमने यही यहां पे यही बात डिस्कस करें बेटा, जब सेल्स बढ़ती है तो नॉर्मली उसके साथ प्रोपोर्शनल वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। अनलेस आपको जी मेरी सेल्स भी बढ़ी हैं और पहले मैं डेटर्स को 20 दिन का उधार देता था, अब मैं सारी कैश पे सेल करूंगा, डेटर मेरे जीरो हो गए। सेल्स बढ़ी नॉर्मली तो भाई डेटर डेज पहले 20 थे, अगले साल भी 20 रहेंगे। सेल्स बढ़ गई तो डेटर बैलेंस बढ़ जाएगा, तो सेल्स बढ़ने से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। दिस इज द नॉर्मल केस। लेकिन अगर आपका केस थोड़ा डिफरेंट है, यू विल हैव टू रीअसेस। बट नॉर्मली एक्टिविटी में इजाफे का मतलब वर्किंग कैपिटल में इजाफे की जरूरत। अगर बेटा कैश पे सेल करते हैं तो आपके पास कैश अवेलेबल होता है, फौरन आपकी लायबिलिटी पेमेंट में निकल जाता है। उधार पे सेल करते हो ना तो डेटर खड़ा हो गया, यहाँ पे एसेट खड़ा हुआ है, यू कैन नॉट सेटल योर लायबिलिटी। कैश पे सेल करोगे ना तो उधार नहीं खड़ा हुआ, कैश हाथ में आया, लायबिलिटी पे ऑफ कर दे, फाइनेंस पे ऑफ हो गया आपका। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा। जी बेटा, मैंने कहा अगर कुछ चीज़ें आप कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो, डेटर डेज कंट्रोल कर रहे हो, इन्वेंट्री डेज बदल रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन प्रोपोर्शनेट आता है। लेकिन बाकी चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से आपको रीमेजर करना पड़ेगा। बट इन जनरली हम उसको समझते हैं दिस रेशियो शुड बी मेंटेन अनलेस यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट इट विद सम अदर स्ट्रेटजी। ठीक है, बेटा आपको देखना पड़ेगा, यू शुड हैव जस्टिफिकेशन। आप रेशो देखोगे और फिर आप इसकी जस्टिफिकेशन देखोगे, क्या ये रेशो जस्टिफाइड है, इज इट हाईलाइटिंग अ प्रॉब्लम और इज इट बिकॉज ऑफ सम ऑफ मेजर्स टेकन बाय अस। आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके किसी मेजर की वजह के बगैर ये हिल गया है और एडवर्सली हिला है तो इट मीन्स दिस नीड रेक्टिफिकेशन, दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है, अच्छा ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे। तो कल हम कर रहे होंगे जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यूज देखेंगे और पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे कल ऑनवर्ड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।